ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं घंटी बजाओ। यूपी के सीएम योगी के गोरखपुर में हर साल 2000 बच्चों को एक जापानी कातिल मार रहा है और यह सिलसिला 1977 से चल रहा है। जब योगी मुख्यमंत्री बने तो उम्मीद बंधी कि अब बच्चे नहीं मारे जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस बार तो मौत के आंकड़ों ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। देखिए कैसे मोदी और योगी के वादे के बावजूद एक बीमारी सरकार को हरा रही है। एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर की रिपोर्ट देखिए। एक बीमारी जो हर साल करीब 2000 से ज्यादा बच्चों को मार देती है। 98% बच्चे ही इफेक्टेड हो रहे हैं। एक बीमारी जिसका बचाव ही उसका इलाज है। 9 वर्षों का रिकॉर्ड इस साल टूटा है। एक ऐसा हत्यारा जो पिछले 38 सालों से अजय है। मृत्यु दर जो है वो बढ़ गई है पिछले 10 साल में। एन्सेफेलाइटिस, आम बोलचाल में इसे जापानी बुखार भी कहते हैं। यही वो बीमारी है जिसे हम जापानी हत्यारा कहकर पुकार रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस बारे में आपको बताएं उससे पहले हम देश के प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री की बातें आपको सुनाना चाहते हैं। जापानी बीमारी कहते थे लोग, जापानी बीमारी। कितने बालक मौत के शरण हो गए, कितने बालक दिव्यांग हो गए। भाइयों बहनों, ये बचपन को मरने नहीं दिया जाएगा। इन बच्चों को मरने नहीं दिया जाएगा। हम लोगों ने पोलियो को भगाया है, इंसेफ्लाइटिस अब हम लोगों के टारगेट में है। आज का विशेष अभियान इसी उद्देश्य से प्रारंभ किया जा रहा है कि हम आगामी कुछ वर्षों के दौरान इंसेफ्लाइटिस, चाहे वह जेई हो चाहे वह एक्यूट इंसेफ्लाइटिस हो, इसका भी उन्मूलन कर सकें। इंसेफेलाइटिस पर ये प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री के दावे थे, लेकिन अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि मोदी की अच्छी नीयत के बावजूद इंसेफेलाइटिस खत्म क्यों नहीं हो रहा। योगी के मुख्यमंत्री बनने के बावजूद गोरखपुर में इंसेफेलाइटिस की जड़ें कमजोर क्यों नहीं हो रही। पोलियो और मलेरिया को हराने वाला देश इंसेफेलाइटिस से क्यों हार रहा है। देश में पूर्वी यूपी और उसमें भी गोरखपुर इंसेफेलाइटिस का सबसे ज्यादा कहर झेलता है। एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर यहाँ के एकमात्र मेडिकल कॉलेज बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज पहुँचे। यहाँ इंसेफेलाइटिस के सबसे ज्यादा मरीज पहुँचते हैं। हमने सबसे पहले ये जानने की कोशिश की कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या इस बीमारी का असर कुछ कम हुआ है। इसी सिलसिले में हमने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के इंसेफेलाइटिस वार्ड के नोडल अफसर डॉक्टर कफील खान से मुलाकात की, जिन्होंने हमें जो जानकारी दी वो बहुत चौंकाने वाली थी। डॉक्टर कफील खान के मुताबिक जनवरी से 25 जुलाई तक 300 से ज्यादा बच्चे इंसेफेलाइटिस के शिकार हो चुके हैं, जिसमें से 108 बच्चों की मौत हो चुकी है। 98 मौत मेडिकल कॉलेज तो 10 मौत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर दर्ज की गई है। इसमें वो मौत शामिल नहीं है जो झोला छाप डॉक्टर के पास जाने से होती है। अगर उन्हें भी जोड़ दिया जाए तो हर साल पूर्वी यूपी में 2000 बच्चे इस बीमारी से दम तोड़ देते हैं। यहाँ आपको बता दें कि इंसेफेलाइटिस और उसके एडवांस रूप एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से मौत के ये संयुक्त आंकड़े हैं। तक तो पोजीशन ऐसी थी जो हर साल की तरह होती है। जुलाई में फिर से उतनी ही वायरस एक्टिव हो गया है और उतनी ही तरीके से बच्चों को मार रहा है। इंसेफेलाइटिस जो है ये पूरे ईस्टर्न यूपी को अफेक्ट किए हुए है। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेंज डिजीज विच हैपन्स द मोमेंट इट पोर्स, द मोमेंट इट रेन्स। हंसता खींचता बच्चा भी है, 24 घंटे के अंदर उसको बुखार होगा, 3rd डे उसको सीजर आ जाएगा और 5वें दिन उसकी डेथ हो जाती है। तो ये बहुत स्ट्रेंज बीमारी है।
सरकार के लाख दावों के बाद भी इस बीमारी की वजह से मरने वालों की संख्या में कोई कमी आती नहीं दिखाई दे रही है। सरकारी दावे कहते हैं कि इस बीमारी की वजह से सबसे ज़्यादा मौतें सितंबर और अक्टूबर में होती हैं जब बारिश खत्म हो जाती है, लेकिन जुलाई महीना आते आते ही गोरखपुर में जापानीज इंसेफ्लाइटिस से मरने वालों बच्चों की संख्या 100 का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी है और सरकार के लाख दावों के बाद भी इस बीमारी पर फिलहाल लगाम लगती नहीं दिखाई दे रही है। आखिर क्यों योगी के मुख्यमंत्री बनने के बावजूद जापानी बुखार चुनौती बना हुआ है? आखिर क्यों यूपी सरकार के 38 जिलों में टीकाकरण के अभियान के बावजूद ये बीमारी फैल रही है? इन सवालों का जवाब आपको दें उससे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि इंसेफ्लाइटिस के लक्षण और कारण क्या होते हैं। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी 1871 में सबसे पहले जापान में देखने को मिली, इसीलिए इसे जेई यानी जापानी इंसेफ्लाइटिस कहते हैं। उत्तर प्रदेश में इस जापानी बुखार का पहला मामला 1977 में देखने को मिला। इंसेफ्लाइटिस गंदगी की वजह से फैलने वाली बीमारी है। ठहरे हुए पानी से पैदा हुए मच्छरों से ये बीमारी फैलती है। जापानी बुखार जानवरों से इंसानों में फैलने वाला रोग है। क्यूलेक्स मच्छर के काटने से इंसेफ्लाइटिस बीमारी होती है, जो खेतों, गड्ढों और तालाबों में जन्म लेता है। ये मच्छर 5 किलोमीटर के दायरे में बीमारी फैलाने में सक्षम होता है। अगर बात इंसेफ्लाइटिस के लक्षणों की करें तो इसमें दिमाग में सूजन आ जाती है। बुखार, सुस्ती, चिड़चिड़ापन और उल्टी होना इसके प्रमुख लक्षण हैं। ये बीमारी किस कदर खतरनाक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश विदेश में इस पर रिसर्च की जा रही है, लेकिन सालों बीत जाने पर भी ये बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में सरकार ने एहतियात के तौर पर कई आदेश दिए हैं। डिजीज ने अपनी चेंज करती गई है। सबसे पहले जेई के वायरस बहुत आए, जो 70-80% टाइम जापानी इंसेफ्लाइटिस जो बोलते हैं, जापानी बुखार से बच्चे जो मरे, उससे आए। तो हम लोगों ने वैक्सीनेशन चलाया, वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत अच्छा चला और उससे जो डेथ परसेंटेज है जो 5% हो गया 2014 तक। लेकिन 2000 डेथ में, पूरी टोटल डेथ में कोई चेंज नहीं आया। हर साल 2000 बच्चे मर रहे हैं। लास्ट 2 ईयर से ये बात हो रही थी कि ये इंट्रो वायरस हो सकता है, तो हैंड पम्प लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, पानी को साफ़ करो, तो वो किया गया, फिर भी नहीं आई। इस साल जो ICMR दिल्ली की जो टीम आई थी, उनके पास जो रिसर्च आए हैं उसमें 50-60% में स्क्रब टाइफस मिल रहे हैं। स्क्रब टाइफस एक बैक्टीरिया होता है एक तरह का, वो चूहों पे या छछूंदर जो है कहते हैं वो होता है, जो कि यहाँ आसपास की चूँकि पॉपुलेशन ज़्यादा है और घरों में बहुत आम पाए जाते हैं। द मोमेंट इट रेन्स ना, वो चूहे जो हैं बिलों से घुस के घरों में जाते हैं और उन बच्चों को आसपास मान लो सोते हैं तो उनके ऊपर चढ़ के चले जाते हैं और वो उनकी से हो जाता है। तो डॉक्टर कफील की माने तो पिछले 2 सालों में इस बीमारी के फैलने की एक बड़ी वजह गंदगी है, जागरूकता की कमी है। लेकिन सवाल यह है कि जो बीमारी देश में 1956 से लोगों को मार रही है, उसे लेकर लोगों में जागरूकता क्यों नहीं है? इस पहले अहम सवाल का जवाब हमें राजेश मणि ने दिया, जो पिछले 1 दशक से इंसेफ्लाइटिस पर काम कर रहे हैं। केवल गोरखपुर का उदाहरण लिया जाए कि 19 PSC और CSC हैं, उन PSC और CSC को इस काबिल बना दिया जाए या यह ट्रस्ट जनता के बीच में उपलब्ध करा दिया जाए या विश्वास हो जाए कि जनता वहाँ पे ले जाए, वहाँ पे अपने मरीज और अपने बच्चे को भर्ती करे। भर्ती करने के बाद उसे लगे कि हाँ वो विश्वास है कि वहाँ पे ठीक हो जाएगा। लेकिन इस काबिल PSC CSC हैं ही नहीं, वहाँ पे तो डॉक्टर हैं ही नहीं, जो सुविधाएं दी जाने वाली बात है वो हैं ही नहीं। जिसे मैं अभी 2 साल और 3 साल से पिछली सरकारों की बात करें तो ETC इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर का एक नया नाम दिया गया गोरखपुर और बस्ती मंडल में कि 100 इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर स्थापित किए गए। इसमें छोटा सा एक बात है कि 4 बेड आरक्षित होने चाहिए, वहाँ पे ऑक्सीजन के गैस की सप्लाई होनी चाहिए, तुरंत वो इंसेफ्लाइटिस की दवाएं होनी चाहिए और 24 आवर्स एक डॉक्टर के साथ +4 एक सपोर्टिंग स्टाफ के साथ वहाँ पे उपलब्ध होना चाहिए। ये है ही नहीं। हम आपको बता दें कि इंसेफ्लाइटिस का सबसे ज्यादा शिकार गरीब लोग होते हैं, क्योंकि ये लोग जागरूकता के अभाव में बच्चों का इलाज नहीं करवाते और जब हालात बिगड़ जाते हैं तो ये झोला छाप डॉक्टरों के पास चले जाते हैं और जब तक ये मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं तब तक काफी देर हो चुकी होती है। ऐसे ही गरीब लोगों की मदद के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर खोले गए थे ताकि बीमारी की शुरुआत में ही इलाज मिल सके।
लेकिन वहाँ स्टाफ की कमी और बद इंतजामी के चलते लोग झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे हैं। अब सवाल यह है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र काम क्यों नहीं कर रहे। इस सवाल का जवाब हमने गोरखपुर के वरिष्ठ पत्रकार मनोज कुमार सिंह से पूछा। आपको हैरत होगी कि मेडिकल कॉलेज में जो 100 नंबर इंसेफ्लाइटिस का वार्ड है, 12 नंबर इंसेफ्लाइटिस का वार्ड है, वहाँ 378 डॉक्टर कर्मचारी नर्स काम करते हैं। उनको 4 महीने से वेतन ही नहीं मिला है। पिछले 1 वर्ष का उनको इंक्रीमेंट नहीं मिला है, जो 5% उनके वेतन में बढ़ी। मनोज कुमार सिंह के इस दावे को हमने परखने के लिए दोबारा डॉक्टर कफील खान के पास जाने का फैसला किया, जिन्होंने हमें बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ही नहीं, मेडिकल कॉलेज में भी बहुत कम संसाधन में इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है। ज़्यादा दिक्कतें जो होती है मैन पावर की है। हमारे पास एक टाइम पे 400 बच्चे रहते हैं, 400 टोटल मैन पावर। डॉक्टर्स के नाम पे 10-12 डॉक्टर्स बचे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं बीच में छोड़ के चले जाते हैं। परमानेंट डॉक्टर्स के नाम पे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट से सिर्फ और सिर्फ 5 डॉक्टर हैं जो परमानेंट पोस्ट पे हैं, बाकी सब कॉन्ट्रेक्चुअल पे हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्टर्स जो हैं वो आते हैं चले जाते हैं, उनको भी मिला के हम लोगों के पास संख्या 10-12 है। 10-12 डॉक्टर 400 बच्चों को देखना, ये जो कि आईसीयू होना नहीं चाहिए। इंसेफ्लाइटिस को लेकर सिस्टम की सुस्ती तब है जब पिछले 4 सालों में 550 बच्चों की मौत हो चुकी है। साल 2014 में 616, साल 2015 में 442, 2016 में 514 बच्चे इस बीमारी की वजह से मर चुके हैं। यही आंकड़े दिखाकर योगी गोरखपुर के सांसद के तौर पर यूपी की सरकार को घेरा करते थे। लोकसभा में योगी आदित्यनाथ का ये भाषण सुनिए, जिसमें वो आपको तत्कालीन राज्य सरकार की खिंचाई करते दिखेंगे। मुझे अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले 36 वर्षों से पूर्वी उत्तर प्रदेश का मासूम दम तोड़ रहा है। लगातार मौत का एक लंबा सिलसिला शुरू हुआ है और वहां के मासूम बच्चों की मौत के सिलसिले को देख करके हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, दोनों सरकारों की अब तक की जो संवेदनहीनता थी वो ये बताती है कि क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश के मासूम को, वहां के बच्चों को स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार नहीं। योगी अब सरकार में, ऐसे में अब वो दूसरे पर दोष नहीं डाल सकते, क्योंकि उनकी सरकार में भी हालात में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। राजेश मणि का दावा है कि गोरखपुर में जो 5 गांव इंसेफ्लाइटिस से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, वहां 130 में से 51 हैंडपंप खराब है, यानी यहाँ के लोग दूषित पानी पीने को मजबूर है। कोई 8 साल से खराब है, कोई 3 साल से खराब है, कोई 2 साल से खराब है, यहाँ तक कि स्कूलों के भी हैंडपंप खराब हैं। ये सबसे अजीब लगा कि इतनी संजीदा सरकार है, उसके बावजूद भी स्कूल के हैंडपंप खराब पड़े हुए हैं। तो आश्चर्य लगा कि आप हाई रिस्क विलेज भी कह रहे हो और वहाँ हैंडपंप खराब हैं। ये जान रहे हैं कि शुद्ध पेय जल अगर हम दें तो एईएस को कंट्रोल किया जा सकता है। ये उस योगीराज की हकीकत है जिसके मुख्यमंत्री सांसद रहते इंसेफ्लाइटिस के मरीजों से अस्पताल में जाकर पूछते थे कि पानी कैसा पीते हो। ये पिछले साल की तस्वीर है जिसमें योगी इंसेफ्लाइटिस से जंग में हैंडपंप की अहमियत को बताते हुए दिख रहे हैं। असर भी है? दवाई मिल रही है ना? पानी कैसा पीते हैं? चापाकल से, बड़ा वाले से, छोटे वाले से, बड़े वाले से। तो क्या ये विपक्ष में होने का असर था? क्योंकि अभी तक तो इंसेफ्लाइटिस को हराने की योगी की साफ नीयत पर उनके प्रशासन की लापरवाही हावी होती नजर आ रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर बारिश रुकने के बाद कहर बरपाने वाला इंसेफ्लाइटिस अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में मौत की नई कहानी लिख सकता है। गोरखपुर से रणवीर की रिपोर्ट। यूपी सरकार के बाद अब बात राजस्थान सरकार की, जो आपके घंटी बजाने से अब जाग गई है। कैसे? देखिए रिपोर्ट। हम खबर को दिखाकर भूल नहीं जाते, हम खबर को कभी बीच में नहीं छोड़ते।
अंजाम तक हर खबर का पीछा करता है एबीपी न्यूज। 27 जुलाई को एबीपी न्यूज ने राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी गौशाला की तबाही की तस्वीरें देश को दिखाई थी। बताया था कि बाढ़ के बाद सिरोही जिले में पथमेड़ा गौशाला की सैकड़ों गाय कैसे जिंदगी और मौत के बीच झूल रही हैं, पर सरकारी मदद के हाथ नहीं पहुंचे। इसके बाद 29 जुलाई को हमने फिर पथमेड़ा गौशाला की हकीकत देश के सामने रखी। पड़ताल करने पहुंचे हमारे संवाददाता जावेद मंसूरी ने दिखाया कि जालौर की भी पथमेड़ा गौशाला में बाढ़ ने किस कदर भारी तबाही मचाई है, जिसमें सैकड़ों गायों ने दम तोड़ दिया। पथमेड़ा गौशाला की तबाही पर हमारी दोनों रिपोर्ट का अब ये असर हुआ कि राजस्थान की वसुंधरा सरकार हरकत में आई है। ये ताज़ा तस्वीरें जालौर की हैं, जहां बाढ़ प्रभावित इलाकों में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दौरा किया। इसके साथ ही सीएम वसुंधरा ने पथमेड़ा गौशाला समेत सभी गौशालाओं के लिए 6 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया। डॉक्टरों की टीम भी फौरन गायों के इलाज के लिए भेजने को कहा है। गौशालाओं के अंदर एक ही इस हफ्ते के अंदर आपकी ये गौशाला पथमेड़ा और आपकी ये 3-4 जो गौशाला हैं 6.46 करोड़ रुपया उन लोगों को मिला। That's not a small amount। और चाहे वो गऊ है, उसकी रक्षा के लिए वेटनरी डिपार्टमेंट के, आर्मी के वेटनरी सब हेल्प चुके हैं। सिरोही और जालौर राजस्थान के वो जिले हैं जहां बाढ़ ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है। बाढ़ में इन दोनों जिलों के पथमेड़ा आश्रम में रहने वाली 2 लाख से ज्यादा गाय बाढ़ की वजह से प्रभावित हुई हैं। शुक्रवार को हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कैसे नेता अपने अपनों पर कृपा बरसाते हैं। पद के दुरुपयोग से मलाई खाने वाले राजनेताओं के खिलाफ देश की जनता ने भी घंटी बजा दी है। देखिए। मंत्री जी के पुत्र अच्छे विदेश यात्रा कर रहे हैं और आम जनता पिस रही है। वाह वाह मोदी जी, आपने कमाल कर दिया। भेजिए जरा अमित शाह जी को, बहुत अमित शाह जी घूम रहे हैं, भेजिए उनको मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह को बुलाइए, ट्वीट करिए उनके ऊपर। नेता और मंत्री बनने के बाद अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, ये बिल्कुल सही है। इस पर रोकथाम जितनी जल्दी हो लगनी चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। ये राय बिल्कुल सही है कि नेता लोग सत्ता में आने के बाद अपने अपनों को फायदा पहुंचाते हैं। जब तक नेताओं के लिए कोई डिग्री निर्धारित नहीं होगी, ऐसा कोई कानून नहीं बनेगा, ये चीजें नहीं रुक सकती। 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आप भी हमें अपना वीडियो संदेश भेज सकते हैं। अब तक 60 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल्स। घंटी बजाओ। आज के शो में हमें आपके समर्थन की 34,000 से ज्यादा मिस्ड कॉल अब तक मिल चुकी हैं। अब आपसे कल रात 10 बजे मुलाकात होगी। देश को आवाज देने वाले आपके अपने शो घंटी बजाओ में उठाएंगे कुछ और मुद्दे, बजाएंगे देश की समस्याओं के खिलाफ जोरदार घंटी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।